नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एमपोर परिवार में। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए इतिहास की इसी श्रेणी में एक कदम और आगे ले चलता हूं मैं आपको। तो पिछली क्लास में जो हमने प्रमुख चर्चाएं की थी वो चर्चाएं की थी कि किस प्रकार बंगाल में जमींदारी सिस्टम था, जोतदारों का उदय कैसे हुआ, या फिर जो 5वीं रिपोर्ट हमने पढ़ी थी वो कैसे प्रस्तुत की गई थी। आज हम चर्चा करेंगे बंगाल से छठे एक क्षेत्र राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाली पहाड़िया जनजाति की। तो पहाड़िया जनजाति किस प्रकार वहां पर रहती थी, निवास करती थी, इनकी जीविका कैसे चलती थी, या फिर इनका अंग्रेजों के साथ संघर्ष कैसे चला था। अगर मैं इनकी बात करूं तो पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां पहले तो देखना कहा है। राजमहल की पहाड़ियां आज जो झारखंड और बंगाल की जो सीमा है या इसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर राजमहल की पहाड़ियां। तो यहाँ पर रहने वाले लोगों को पहाड़िया जनजाति कहा जाता था। अब ये लोग क्या करते थे, जंगलों में रहते थे, आदिम तरीके से रहते थे। ये जैसे देखो हमने कहा कि ये क्या करते, यहाँ पर महुआ के फूल इकट्ठा करते, रेशम के कोया, मतलब इनके जीविका का प्रमुख साधन यही था, जंगल ही थे। और क्या करते थे, झूम खेती करते थे। एक जगह जाते, जंगलों को जलाते, वहां पर पोटास हो जाती, जमीन उपजाऊ हो जाती, कुछ समय तक कृषि करते, फिर इसको छोड़ देते, फिर आगे चले जाते। इस प्रकार ये जीवन जीते थे। कौन? पहाड़िया जनजाति के लोग। फिर अगर हम बात करें तो पहाड़िया जनजाति के लोगों के बारे में आगे हमें सिर्फ थोड़ी सी और जानकारी देखने को मिलती है। पहाड़िया जनजाति के लोग प्रकृति को पूजते थे सर, उनकी पूजा करते थे। हमने किताब में पढ़ा था हमने कि कैसे आम के बगीचे के नीचे रहते थे, इमली के पेड़ों के नीचे इनकी झोपड़ियां बनी हुई थी, और इन पौधों के नीचे जो छोटे छोटी हरी हरी घास थी, उनके जो पशु थे उनकी प्रमुख जो चरने का साधन था। तो इसलिए जंगलों की क्या करते थे, पूजा करते थे। ये जंगलों की पूजा करते थे। इस बात को मतलब इसे किसने कहा था, देखो विलियम होजेस ने एक चित्र बनाया था 1782 में, जब ये अपने एक मित्र ऑगस्टस क्लीवलैंड के साथ जब ये यहाँ की यात्रा करने के लिए गए थे भागलपुर की, कहा कि भागलपुर की यात्रा करने गए थे, तब इन्होंने एक चित्र बनाया था। उसमें इन्होंने बताया कि क्या प्रकृति को पूजते थे या प्रकृति प्रेमी थे। यहां पर इन्होंने एक चीज की चर्चा की थी, एक्वांटिट। सर ये एक्वांटिट क्या, क्यों सुनाता है? एक्वांटिट होता क्या एक्चुअल में कि सर एक तांबे की पट्टी है और तांबे की पट्टी पर खुदाई की जा रही। खुदाई किससे की जा रही? किसी एसिड से। मतलब सर एक ऐसा एसिड डाला जा रहा है जो उसके साथ अभिक्रिया कर रहा है और उसमें काट दे रहा है। जैसे आप बर्तनों पर नाम लिखते हो ना, कट कट के, हूबहू उसी प्रकार एक्वांटिट छापे जाते थे। वैसे यहाँ की एक तस्वीर बनाई गई कहाँ के, भागलपुर। इसी के आधार पर ये कहते हैं कि क्या जंगलों की पूजा करते थे। आगे आ जाओ। फिर हम बात करें इस क्षेत्र को अपनी, ये क्या मानते थे, निजी भूमि मानते थे। ये लोग इस क्षेत्र को अपनी निजी भूमि मानते थे कि हम इस पर कई वर्षों से रहते आ रहे हैं, ये हमारी क्या है, निजी भूमि है। और इसके अलावा यहीं पर ये झोंपड़ियां बनाते, वहां पर उसमें रहते थे। इनका एक समाज होता था, ये लोग आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। समाज में एक मुखिया भी होता था, मुखिया का काम था इनमें एकता बनाए रखने का। या फिर जब मैदानी लोगों से कभी बार लड़ाई हो जाती है इनकी, कई बार ये जो आसपास वाले मैदानी इलाकों में रहने वाले किसान थे उन पर आक्रमण करते थे। उनका नेतृत्व भी ये मुखिया किया करते थे। अब सर उसके बाद ये देखो मैदानी भागों में रहने वाले किसानों पर क्या करते थे, आक्रमण करते थे। देखो क्यों सुनाते हैं, आक्रमण क्यों करते थे? 3 कारण थे। पहला उन्हें लूटने के लिए, दूसरा अपनी ताकत दिखाने के लिए, और चौथा था बाहरी संबंध स्थापित करने के लिए। जब उन्हें लूटा जाएगा, उन पर आक्रमण किया जाएगा तो कमजोर पड़ेंगे और उनके साथ संबंध स्थापित किए जाएंगे ताकि हम जो भी यहां से जंगलों से प्राप्त करें उनको बाहर बेचा जा सके। एक ये प्रमुख कारण था। उसके बाद मैं अगर बात करें तो देखो कई प्रकार के कर लेते, मतलब सर मजबूत तो थे। पहले ये क्या थे, मजबूत थे। ये यहाँ पर कब्जा कर रखा था इन्होंने पूरी तरीके से, और यहाँ के आने जाने लोगों पर आक्रमण कर दिया करते थे, लूटने का काम करते थे। तो यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के नहीं मतलब कहीं के भी व्यापारी जो इस क्षेत्र से गुजर रहे हैं उनको गुजरने के लिए पथ कर देना पड़ता था। क्या देना पड़ता था? पथ कर। उनसे क्या वसूल करते थे? पथ कर। और जो मैदानी भाग के लोग थे उनको कहते थे कि देख भाई, अगर तुम शांति में रहना है तो कर देना पड़ेगा, है ना। वो क्या हफ्ता वसूलते थे, समझ गए? हाँ, तो वैसा ही कुछ समझ लो। क्या बोलते थे कि भाई क्या देना पड़ेगा अपने को? खिराज देना पड़ेगा, है ना। हफ्ता वसूलते थे, खिराज लेते थे। बाहर से कोई कर ले लिया करते थे कि आप हमें खिराज चुका दीजिए, हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो देखो व्यापारियों से क्या लेते थे? पथ कर। और किसानों से खिराज प्राप्त करते थे। ये इनकी जीविका के प्रमुख साधन थे कि इनकी अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी। थोड़े और आगे चलो। धीरे धीरे यहाँ पर बदलाव होने शुरू हुए। अंग्रेजी अधिकारियों ने इन क्षेत्रों में अपना वर्चस्व कायम किया, इन क्षेत्रों को सीमित करना शुरू कर दिया, जंगलों की कटाई शुरू कर दी और स्थायी कृषि की शुरुआत की उन्होंने, क्योंकि उनको अधिक से अधिक कर प्राप्त करना था और अर्थव्यवस्था को बढ़ाना था।
अब जब इनके साथ ये शुरू किया, जब इनकी जमीनें संचित कर दी गई, इन्होंने विरोध किया, इन्होंने आसपास वाले गांवों पर आक्रमण और ज्यादा तेज किए ताकि इनका डर या खौफ कायम रहे। लेकिन अंग्रेजों ने इसके विपरीत एक नीति अपनाई, इन्होंने इनका एकदम दमन करना शुरू कर दिया था। हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में इनके साथ बर्बरता के साथ ये पेश आए थे, इनको काटा गया था, मारा गया था, यहाँ से भगाया गया था पहाड़िया लोगों अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद हम बात करें तो 1770 में इनके उन्मूलन की नीति अपनाई शुरू, क्रूर नीति की। इनको आदेश दे दिया गया था कि सीधा उठाओ और फेंक दो, इनको चाहे कुछ भी करना पड़े, इनको यहाँ से खदेड़ दिया जाए। किसको? पहाड़िया जनजाति के लोगों को। फिर यहाँ पर एक कलेक्टर है भागलपुर की, यहाँ पर एक और बात की गई, देखो भागलपुर जो आज के बिहार में पड़ता है, भागलपुर में क्या था कि यहाँ के जो कलेक्टर थे ऑगस्टस क्लीवलैंड, उन्होंने इनके साथ एक शांति समझौता करने का प्रयास किया। देखना ध्यान से, ये क्यों सुनाता है? क्लीवलैंड का समझौता कौन सा था? तो इन्होंने एक प्रस्ताव रखा शांति समझौते का। प्रस्ताव में इन्होंने क्या कहा कि आप जो मुखिया है, ये जो हमने मुखिया की चर्चा की थी, मुखिया को कहा कि आपको वार्षिक भत्ता दे देंगे, इसके बदले में आप एक काम करो कि अपने जो लोग हैं उनको बोलो कि शांति से रहें, ये हो अल्लाह, या फिर हम यूं कहें कि ये आक्रमण ना करें। इनको स्थायी करने के लिए इन्होंने ये काम किया था। उसके आवाज आ रही है सबको? उसके बाद अगर हम बात करें तो धीरे धीरे क्या हुआ, पहाड़िया लोग, भाई अगर बार बार आक्रमण हो रहा था तो धीरे धीरे पहाड़िया लोग कमजोर पड़ने शुरू हो गए। देखो ऐसे आप अगर किताब की लाइनें देखोगे या पेज देखोगे, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन सिंपल सा टॉपिक है। सिर्फ पहाड़िया लोगों का कहां से शुरू हो रहा है, एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेंगे। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा और। धीरे धीरे पहाड़ियां कमजोर होने लगे, पहाड़ियां कमजोर होकर बाहरी क्षेत्रों से धीरे धीरे भीतर के क्षेत्रों की ओर चलने शुरू हो गए, और उन क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने कब्जे कर लिए, वहां पर स्थायी कृषि करवानी शुरू कर दी। लेकिन जब फिर भी पहाड़िया लोग लगातार आक्रमण करते रहे, अभी जब आक्रमण करते रहे तो अंग्रेज इनसे कुछ समय तक तो जूझे, लेकिन फिर इन्होंने फिर से एक नीति लगाई कि क्यों ना इन जैसे लोगों से इनको खत्म करवाया जाए, कि अगर ऐसी जनजाति सामने लाकर छोड़ दे तो क्यों ना आपस में लड़वाया जाए। और ऐसे ही इन्होंने संथाल जनजाति के लोगों को वो यहाँ लेकर आए, कृषि के लिए उनको आमंत्रित किया कि आप यहाँ पर कृषि कीजिए। अगले टॉपिक में, अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार संथालों को दामिनी को उनकी निश्चित भूमि दी गई। फिर संथाल लोग भी समझ गए कि हमारा यूज किया जा रहा है, संथाल विद्रोह भी हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ, संथालों का आगमन। संथाल जनजाति के लोग यहाँ पर आए। संथाल काम करने में बड़े शानदार व्यक्ति थे और मजबूत थे, युद्ध लड़ने में भी बहुत ज्यादा क्या थे, मजबूत थे। इसलिए अब जो संघर्ष था वो अंग्रेजों और पहाड़ियों से हटकर किसके मध्य आ गया, संथालों और पहाड़िया लोगों के बीच में आ गया। और इसी संघर्ष को एक प्रसिद्ध नाम से कुदाल और हल की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। कुदाल जो उनका प्रमुख औजार था किसका, पहाड़िया लोगों का, जबकि हल किसका प्रमुख औजार था, संथालों का। जब इन दोनों की आपस में लड़ाई होती है, संथालों और पहाड़ियों की, जिनको कुदाल और हल की लड़ाई कहा जाता है। सर आपने तो जल्दी जल्दी बोल दिया, लेकिन सर ये हमारी किताब में बहुत बड़ा दे रखा है। मुझे पता है आपके सामने समस्या आ रही होगी, लेकिन वास्तव में सिर्फ लाइनें नहीं गिननी, अपने को मेन मेन मुद्दे उठाने। इसे मोटा मोटी बात यह थी कि पहाड़िया लोग राजमहल में रहते थे, राजमहल की पहाड़ियों में। उनके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, ये लोग आक्रमण करते थे, कर वसूल करते थे, पथ कर लेते थे, खिराज लेते थे। सर खिराज किससे लेते थे, किसानों से लेते थे। किसानों को लूटते, क्यों सर आक्रमण करते किसानों पर, लूटने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए अपनी, या फिर उनसे संबंध स्थापित करने के लिए। फिर हमने देखा कि क्या थे, प्रकृति प्रेमी थे, झूम कृषि किया करते थे। 1782 में विलियम होजेस ने एक चित्र बनाया, उस चित्र में बताया गया कि ये लोग क्या थे, प्रकृति प्रेमी थे। उसके बाद और आगे हम बात करें तो हमने देखा कि ये मैदानी क्षेत्रों में क्या करते, आक्रमण करते। चलो ये हो गया। हाँ, झोपड़ियों में रहते थे, इनका एक मुखिया होता था, ये ध्यान रखना, मुखिया का काम क्या होता था, एकता स्थापित रखना, कि आपस में लड़े नहीं। और इसके अलावा जब भी बाहरी लोगों से इनका आक्रमण हो जाए या फिर युद्ध हो जाए तो उसका क्या करेंगे, नेतृत्व करेंगे। उसके अलावा हमने क्या देखा, पथकर खिराज हो गया। अंग्रेजों ने स्थायी कृषि या जंगलों की कटाई शुरू कर दी। कटाई शुरू की तो इन्होंने इन पर बर्बर अत्याचार करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे लोग सीमित होने शुरू हुए। 1770 में इनके लिए क्रूर नीति अपनाई गई। 1780 के दशक में आते आते ऑगस्टस क्लीवलैंड ने एक शांति समझौता तैयार किया, जिस शांति समझौते के अनुसार मुखियाओं को वार्षिक भत्ता दिया जाएगा, जिसके बदले में ये शांति खरीदेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं ये शांति स्थापित करवाएंगे कि पहाड़िया लोग आक्रमण ना करें, लेकिन इसको नकार दिया गया था, ध्यान रखना। हाँ, इस पर थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। देखो, जब ये बात आई ना तो अधिकांश मुखियाओं ने मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। और जिन मुखियाओं ने मना नहीं किया, वहां के लोगों ने मुखियाओं के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, मुखियाओं को मुखिया मानना ही शुरू बंद कर दिया कि आप हमारे मुखिया हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप उनसे भत्ता ले रहे हो, मतलब आप उनके कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हो। तो ध्यान रखना, मुखियाओं ने कुछ
अधिकांश मुखियों ने सीधा ही नकार दिया, जिन्होंने स्वीकार किया उनको उनके लोगों ने नकार दिया कि आप आज के बाद हमारे अपने नहीं हो, आप उनके क्या बन गए हो, कर्मचारी बन गए। देखो बेटा, उसके बाद आगे क्या आता है, ये हमने कर लिया। फिर हम देखेंगे कि धीरे धीरे यहाँ पर बंगाल में, देखो मैं बता दूं आपको कि वहां पर जमींदार थे, तो जो जमींदार थे वो अधिक कृषि करवाने के लिए बाहर से संथालों को लाकर कृषि करवाते थे। तो अंग्रेजों ने जब संथालों को कृषि करते हुए देखा, वहां की उनकी तकनीकें देखी, तो वो बड़े प्रभावित हुए। इसी प्रभावित होने के कारण उन्होंने संथालों को आमंत्रित किया था कि आप आओ, राजमहल की पहाड़ियों के आसपास की भूमि पर कृषि करो, हम आपको स्थायी भूमि देंगे। और इसीलिए संथाल लोग यहाँ पर आए और पहाड़िया और संथाल लोगों का आपस में बैर बन गया, इनका आपस में संघर्ष शुरू हो गया, जिसको हल व कुदाल की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। तो ये है आपकी पहाड़िया जनजाति। अगले अध्याय में या फिर अगली क्लास में हम करेंगे कैसे संथाल आए, संथाल विद्रोह क्या था, इतिहास की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे वो 12th के लिए हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हो। तो इसको पढ़ लीजिए, इसको लिख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आप बार बार इसको पढ़ सको। तो पहले लिख लीजिए इसको, देखते हैं फिर और चर्चा करते हैं थोड़ी सी। लिख लिया? हाँ, तो आगे जो संथाल वाली की उसके अगले टॉपिक में ही हम अगली क्लास में ही चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये समझ आया होगा। अच्छे से पढ़िए इसको, और देखो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखनी, एग्जाम्स बहुत पास है, अब अर्धवार्षिक हो चुके हैं, वार्षिक करीब है, कमर कस लो, तैयार हो जाओ बेटा। अब आलस करने से काम नहीं चलेगा। टॉपर्स बनना है कि नहीं बनना? हाँ, तो टॉपर्स बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे सर, सभी मिलकर बनेंगे। तो पढ़िए, एकदम मस्ती से पढ़िए, खुश रहिए, सर्दी में इस नींद से थोड़ा सा बचिए, भोजन को कम कीजिए और अच्छे से स्टडी कीजिए अपनी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।